I'm sorry. Hi everyone, how are you keeping? Hi Shivam, Simran, Swati. इसमें ना इसकी आवाज कम करनी पड़ेगी because what I'm speaking I can hear you. Is it fine now? Thank you. Yeah, आ रही आवाज. Okay, so I am going to take Partnership Act for you, and my name is Shraddha Aneja. I generally take all the minor laws. So today the demo that is scheduled is for Partnership Act. आगे चलने से पहले वी नीड टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज पार्टनरशिप एक्ट. तो पार्टनरशिप एक्ट चीज क्या है, हुआ क्या. मैं मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं उस पैसे का, लेकिन मेरे पास दिमाग नहीं है इतना कि मेरे को समझ आए कुछ. ठीक है, हो गया. एक दूसरा इंसान है जो इतना तेज दिमाग वाला है बट उसके पास पैसा नहीं है. तो बेसिकली यार ये तो दिक्कत वाली बात होगी ना, अकेले पैसे से काम कर सकती ना मैं अकेले दिमाग से काम कर सकती. तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है सोल ट्रेड बिजनेस, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सोल ट्रेड बिजनेस, अकेले आदमी वाला काम, इसको खत्म करके पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लाने के लिए ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 पिक्चर में लाया गया है. ठीक है, मेक सेंस. मेरा सवाल उठता है कि यार क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पहले पार्टनरशिप नाम की चीज पिक्चर में नहीं होती थी क्या. सवाल उठता है कि पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में नहीं आया था, जब उससे पहले क्या था. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो था हमारा, वो क्या करता था, उसके सेक्शंस 239 से लेके 266 तक बात करते थे पार्टनरशिप के बारे में. पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम जानते हैं, आप जानते होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने पढ़ा होगा कभी जिंदगी में कॉलेज में, 1 to 75 सेक्शन जो है वो मेन सेक्शन है, बाकी सर तो कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलते हैं. बाकी पीछे वाले सारे बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, एजेंसी, पार्टनरशिप इसमें था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इसमें था. तो आप देखो 76 से लेके 123 तक चैप्टर नंबर 7 जो था वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, जो अब अलग हो चुका है. ठीक है, समझ आ रहा है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये वाला जो पार्ट था चैप्टर 7 जो था वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का होता था, जो अब अलग एक्ट बन चुका है. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है जो चैप्टर नंबर 10 है पार्टनरशिप एक्ट का, चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 10 होता था, ये अलग हो चुका है और ये बन चुका है हमारा पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, मेरा सवाल उठता है यार आपने क्यों करा ये सब. आप एक काम करते, आप इसमें ही अमेंडमेंट कर देते ना, नया एक्ट बनाने की हमारे को बर्डन करने की क्या जरूरत थी. नया एक्ट बनाने की जरूरत क्या लगी इनको. इन्होंने सोचा कि यार देखो हमारा जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ना यार, वो इतना लिमिटेड है, जितना मर्जी जोर लगा लें वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है. तो अगर अमेंडमेंट भी करेंगे कितनी करेंगे, कितनी अमेंडमेंट्स करेंगे, फिर भी तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, उसको एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करते हैं. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, अपने आप में पूरा, जिसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है. सेल्फ सफिशिएंट मींस एग्जॉस्टिव. तो इन्होंने सोचा हम पार्टनरशिप एक्ट को ना अपने आप में पूरा बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अमेंडमेंट्स करने की बजाय एक नया एक्ट ही पिक्चर में ले आते हैं. यहां तक ठीक है. ठीक है, फिर क्या होता है, अब हमारा सवाल उठता है कि क्या ये जो कोशिश करी है पार्टनरशिप एक्ट को एग्जॉस्टिव बनाने की,
क्या वो कोशिश सफल हुई है? कोशिश करिए कि अपने आप में पूरा बने, इसको किसी और चीज की जरूरत ही ना हो, लेकिन क्या वो कोशिश सफल हुई है? इसके लिए हमें एक बार बैरक पे जाना पड़ेगा। पहले तो जब आप बैरक देखते हो ना, देखोगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे लिखा 9 ऑफ 1932, छोटा सा ब्रैकेट में। 9 ऑफ 1932 का मतलब होता है 1932 में ना बथेरे एक्ट आए हैं, उसमें से 9वां एक्ट था ये। इस साल में बथेरे एक्ट आए थे, बहुत सारे आए थे, उसमें से 9वां एक्ट जो था, 9th एक्ट जो था, वो था ये बोलता। ठीक है, हम अंदर आते हैं, हम देखते हैं कि पहले इन्होंने बोल दिया है कि जो हमारा प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो ना ही एडिक्वेट थे, एडिक्वेट मतलब काफी, ना ही सेटिस्फैक्टरी थे, क्योंकि इनकम्प्लीट लगते थे अपने को, इसलिए अपने हमने अलग कर दिया। उसके बाद हमारा ये जो पार्टनरशिप है नया वाला, वो बनाया गया इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 को ध्यान में रखते हुए। मतलब आइडिया किससे लिया गया? इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 से। ठीक है, इस अब सीधा क्या एक्ट बन गया? नहीं नहीं, पहले तो एक कॉम्प्रीहेंसिव ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब जानते हैं आप? कॉम्प्रीहेंसिव होते इतना डिटेल्ड, वेरी वेरी, मतलब एक एक चीज कवर्ड है इसमें, वो होते कॉम्प्रीहेंसिव। कहते हैं ना कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी, कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एक एक चीज कवर कर दो उसमें। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया जो कि कॉम्प्रीहेंसिव था, मतलब उस ड्राफ्ट बिल में सब कुछ कवर्ड था। ठीक है, इस पे तैयार किसके हिसाब से बनाया गया? इस हिसाब से ड्राफ्ट बनाया गया, विच वॉज इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। उसके बाद ये जो बिल था, इट वॉज रेफर्ड टू द स्पेशल कमिटी। दिस बिल वॉज रेफर्ड टू द स्पेशल कमिटी। अब बिल बन के, भाई बिल पास होने के लिए रास्ते तो हैं, बिल एक्ट कैसे बनेगा? कुछ रास्तों से गुजर के। सबसे पहला अड़चन थी स्पेशल कमेटी, स्पेशल कमेटी पास जाए, स्पेशल कमेटी बनाई गई इस चक्कर में, उसके पास जाए, वो काम करे, वो सारे अपने रेकमेंडेशंस दे। ठीक है, ये अपनी रेकमेंडेशंस दे, और फिर अपनी रेकमेंडेशंस देने के बाद ये बिल पास कर दिया जाए किसे? सिलेक्ट कमेटी को, जो फाइनलाइज करे कि यार ये बिल को एक्ट बनाना है कि बिल ही रहने देना है। सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया, सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का नाम दे दिया। यहां तक ठीक है, बना कैसे ये समझ आ गया अपने को। अब हमारा सवाल था कि क्या यार ये जो कोशिश थी इस एक्ट को अपने आप में पूरा बनाने की, एग्जॉस्टिव बनाने की, क्या वो कोशिश पे हमारा लेजिस्लेचर सफल हुआ है या नहीं हुआ? इस पे हमारी कुंडी अड़ गई है। लेट अस डू वन थिंग, आप मेरे साथ, अच्छा पैराग्राफ देखते हैं, मैं आई विल रीड इट फॉर यू। हेडिंग कहती है, प्रियम्बल पता क्या होता है आपको एक एक्ट का? प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड। प्रियम्बल जो है ना हमारा इस एक्ट का, वो बोलता है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड। डिफाइन किस चीज को करते हैं? बता देते हैं ना, हम जो नई चीज देते हैं हम डिफाइन करके डेफिनेशन देते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं इस ये एक्ट बोलता है मैं डिफाइन कर दूंगा। अमेंड क्या करूंगा? जो पहले पढ़ा था ना उसको चेंज भी कर दूंगा। ये ठीक है, अपने को समझ आ गया कि ये जो एक्ट बन रहा है, इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लॉज को मैं बना भी दूंगा नए, और पुरानों को चेंज भी कर दूंगा। ये कहता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन हम तो भाई ये सवाल पता करने गए हैं एग्जॉस्टिव वाला, हम यहां पे कैसे पहुंच गए? हम तो ये पता करने गए कि क्या एग्जॉस्टिव है, हम यहां पे कैसे पहुंच गए वो देखते हैं, आ जाओ। अच्छा, एक ना वर्ड होता है, ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये आपका दुनिया के हर सब्जेक्ट में लॉ के काम आएगा। ठीक है, ये नॉट, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में यू विल नीड दिस।
एक वर्ड होता है कंसोलिडेट, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के प्रियम्बल में आपको ये वर्ड दिखेगा, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। कंसोलिडेट, यहां पे कंसोलिडेट का मतलब क्या है, मैं सारी बिखरी हुई चीजों को एक जगह लाके रख रहा हूं, ब्रिंगिंग टुगेदर। तो आप ये देखो, इसका प्रियम्बल बोल रहा है मैं बता रहा हूं और चेंज कर रहा हूं। का क्या प्रियम्बल बोल रहा है पार्टनरशिप का, कि मैं बता रहा हूं और चेंज कर रहा हूं। लेकिन क्या ये बोल रहा है कि मैं सारी बिखरी चीजों को एक जगह ला रहा हूं? बड़ी यूज नहीं है प्रियम्बल में यार, यहाँ पे ये वाला बहुत सारे प्रियम्बल्स में है। तो अपने को जहां पे ये वर्ड दिख जाएगा ना इस प्रियम्बल में, 99.9% चांसेस है कि वो वाला एक्ट एग्जॉस्टिव होगा, क्योंकि वो सारी बिखरी चीजों को एक जगह ला देगा। फर्क समझ आ रहे थे? सारी बिखरी चीजों को अगर एक जगह ला देगा तो हम मान लेंगे कि वो एग्जॉस्टिव है। जी कंसोलिडेट नहीं होएगा तो की कह रहे हो ਤੁਸੀਂ? उदा भी ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ जे इवन इफ दिस इज कंसोलिडेटेड, चेंजेस तो फिर भी आएंगे ना, चेंजेस तो फिर भी आएंगे। कंसोलिडेट का मतलब है अभी के लिए जो पड़ा है ना सारा सामान मैंने यहाँ पे एक प्लेट में डाल दिया, ये मतलब है कंसोलिडेट। यस 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 यस, ठीक है, ओके ओके, यहां तक क्लियर है। तो अपने को एक अपना सवाल ये है, यहां से हम शुरू करे हुए हैं कि क्या ये एग्जॉस्टिव है। एक जवाब हमने आके यहाँ पे ढूंढ लिया कि ये वर्ड नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव होने के चांसेस तो बड़े कम रह गए यार इसके। यहाँ पे समझ आ गई बात? अब हम फिर से क्या हम इसका जवाब एक मिल गया हमें, यहां से एक और जगह लेने चलते हैं, चले दूसरी जगह जवाब लेने। एक तरफ इसने इसका जो जवाब है एक बार यहां से मिल गया, दूसरी जगह लेने चलते हैं, आ जाओ। हमारा ना सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, टू क्लॉज ई ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि देखो यार, जो चीज मैं डिफाइन नहीं ना कर रहा, ये एक्ट बोलता है, मैं नहीं बोल रही है, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि जो चीज मैं डिफाइन नहीं ना कर रहा, एक काम करना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हेल्प लेना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरा पेरेंट एक्ट है। वो चीज मैं नहीं बोल रहा ना, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में एक वर्ड यूज है वॉइड। अब वॉइड का मतलब तो उन्होंने बताया नहीं यार, हमारे लिए हमारे को पता लगेगा वर्ड क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है यार पागल हो, 2E में मैंने क्या लिखा है कि जहां पे मैं चुप हूं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले जाना। तो मतलब हमें एक और चीज समझ आ गई, अपने आप में पूरा कैसे हो गया यार ये, इसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मदद मांग रहा है, ठीक है। तो एक तो यहां से पता लग गया था ऊपर से प्रियम्बल से, दूसरा हमें यहां से टू क्लॉज ई से पता लग गया ये पूरा नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। एक और जगह से सेक्शन 3 कहता है मेरे को छोड़ दिया है, तीसरी जगह सेक्शन 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है यार, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और मेरे में लड़ाई हो जाए, पार्टनरशिप बोल रहा है कि अगर मेरे में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लड़ाई हो जाए तो ना मेरी बात सुनना, पार्टनरशिप कह रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप, क्योंकि रीजन भी देखते हैं आज हम। पार्टनरशिप कहता है अगर मेरी और कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई हो जाए आपने पार्टनरशिप की सुननी है, क्योंकि एक टर्म है लैटिन मैक्सिम है जेनेरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, क्या लिख दिया मैंने, मैं कहूंगी इसका मतलब है स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स। सुना ये बात? चलो आज तो समझते हैं आज फिर। स्पेशल लॉ ये मतलब है इसका, स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स जनरल लॉ। आई होप ऑनलाइन सबको समझ आ रहा है।
Highness Jasleen, Navjot, Prince. I hope you are able to understand what is going on in the class. Okay. तो हमने अभी मैंने आपको बोला पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई में पार्टनरशिप जीत रहा है. कैसे पता लग रहा है यार, हमने कैसे पता लगाया? ये पार्टनरशिप जो है वो एक स्पेशल एक्ट है. स्पेशल एक्ट कैसे हो गया यार, मन में सवाल आया, इसको स्पेशल एक्ट क्यों बोल दिया मैंने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1000 चीजें हैं, उससे अलग करें, उससे अलग करके हमने पार्टनरशिप एक्ट बनाया ताकि कुछ रह ना जाए. हमने सिर्फ एक चीज पार्टनरशिप पे अलग एक्ट बना दिया, एक चीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स के लिए अलग एक्ट बना दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग एक्ट बना दिया, करप्शन प्रिवेंशन के लिए अलग बना दिया, डॉरी के लिए अलग बना दिया. भाई साहब ये क्या है? ये स्पेशल एक्ट्स हैं, इनको एक मैटर पे स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं. क्लियर है? तो अपने को इतना तो समझ आ गया पार्टनरशिप स्पेशल एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जनरल हो गया ना? ठीक है. तो अपनी एक चीज है जेनेरेलिया स्पेशली बस नॉन डैरोगेंट. इसमें दो वर्ड्स हैं, एक जेनेरेलिया स्पेशल, जिससे हमें पता लग रहा है जनरल और स्पेशल से रिलेटेड कोई बात हो रही है ना? ये ना चीजें जो होती है ना, आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मजाक मजाक में इतनी बार पढ़ लोगे कि कल को आपको इनको याद करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा. ठीक है? तो टर्म आ गई जेनेरेलिया स्पेशलिबस नॉन डैरोगेंट. ठीक है? स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड जनरल लॉ. मतलब स्पेशल लॉ अगर लड़ाई हो जाती है जनरल और स्पेशल की, तो स्पेशल लॉ ओवरराइड मतलब जीतेगा. किसके ऊपर से? मिल गया. ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पार्टनरशिप जीतेगा. और साथ में एक और चीज है. एक और चीज क्या है? वो कहता है यार लेकिन मेरी लड़ाई नहीं हो रही, पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, और मैं कोई चीज के लिए चुप हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं गूंगा हूं, तब इसकी बात सुन लेना यार. अपने को 3 जगह से पता लग गया कि यार ये तो लंगड़ा है, इसको किसी की हेल्प चाहिए, एग्जॉस्टेड तो नहीं. ठीक है? तो हमने अंदाजा लगा लिया सेक्शन 2 क्लॉज ई से, सेक्शन 3 से एंड प्रीएम्बल से. ओके डन. एग्जॉस्टिव वाला पोर्शन डन, भूलेगा तो नहीं कभी. ठीक है डन. अभी मैं आपको बैरक रीड नहीं करा रही हूँ बिकॉज आपका बैरक नहीं है. ठीक है? ऑल्सो फॉर अ फैक्ट आज वो ऐसे करते हैं सिर्फ. ठीक है, मैं बस ना आज आई विल गिव यू एन ओवरव्यू, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਪੜਨਾ ਮਨ ਕਰੇ. ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. we have the next question is okay, पार्टनरशिप है क्या? मैं बोली जा रही हूँ पार्टनरशिप पार्टनरशिप, पहले समझा तो दो पार्टनरशिप होती क्या है. इसके लिए सेक्शन 4 बोलता है, मैं बैठा हूं, मेरे पास मेरे से पूछ. अगर मेरे से पूरा जवाब ना मिले ना, अगर मेरे से पूरा जवाब ना मिले तो सेक्शन 6 में चले जाना, वैसे तो मिल जाएगा. 4 कहता है मेरे से मिल जाएगा जवाब, अगर मेरे से ना मिले तो 6 में चल जाना. ठीक है? तो हम पहले तो 4 ही पढ़ते हैं ना, अपने को 6 में तब जाना है जब 4 में जवाब नहीं है. ठीक है, हम आ गए, हमने 4 पढ़ना शुरू करा. सेक्शन 4 कहता है एक पार्टनरशिप के 5 एसेंशियल्स हैं. जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना मेंस का, अपने को एक चीज करनी है, अपने को चार्ट बना के आने हैं. एग्जामिनर थक चुका है 100 पेपर चेक करके, वो चार्ट देख के समझेगा इस बंदे को आता ही नहीं आता. सच्ची में वो पूरा पूरा पेपर रीड करने का मन नहीं करता होता. बहुत बार हम टेस्ट ही चेक करते हैं ना, यहाँ पे 15, तो 15 में ऐसे हो जाते कि नहीं, तो वो 100 पेपर कैसे चेक कर रहा है, तो हमें उसके लिए आसान बनाना है बस.
ताकि उसके लिए पढ़ना आसान हो। तो आसान कैसे बनता है? डायग्राम से, चार्ट से, टाइमलाइन से, पैराग्राफ छोटे छोटे बना के, पॉइंट्स बना के। देखो ग्रंथ, नंबर ही नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आ गए हम सेक्शन 4 के में जाके हम देखने लगे हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप। आ गए, पहला एसेंशियल आ गया सबसे पहला, कि पहला तो 2 और मोर पर्सन हो भाई, 2 या 2 से ज्यादा लोग तो हों। 2 से कम लोगों की क्या पार्टनरशिप? अकेला, मैं कह रही हूं मेरा पार्टनरशिप हो अपने साथ पार्टनरशिप हो सकती है मेरी? नहीं हो सकती, मुझे 2 तो मिनिमम चाहिए चाहिए। ठीक है, सवाल उठा कि क्या कोई मैक्सिमम नंबर भी है? सवाल उठता है कि क्या पार्टनरशिप के लिए मिनिमम तो देख लिया, क्या कोई मैक्सिमम नंबर भी है कि यार इतने लोग हो सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट कहता है मेरी तरफ से खुली छूट है, मैं कोई नंबर नहीं देता, जितने मर्जी रखो। लेकिन जो हम कंपनीज एक्ट में घुसे उसमें 100 है। कंपनीज एक्ट बोलता है भाई 100 है तुम्हारी लिमिट, ज्यादा मत छोड़े हो। लेकिन अपने को पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे सिंपल पूछा जाएगा व्हाट इज द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, तब आपको पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जवाब देना है, ना कि कंपनीज एक्ट। नो लिमिट। ठीक है, चलो जी आ गए। सेकंड, 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट कर रहे हैं। अग्रीमेंट कर लिया। अग्रीमेंट का मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देखोगे, सेट ऑफ प्रोमिसेस, मैंने आपसे कुछ वादा करा, आपने मुझसे कुछ कर लिया। ठीक है, अग्रीमेंट करा हमने, किस चीज का अग्रीमेंट करा? टू शेयर प्रॉफिट्स। अब लॉस वाली बात में मेरी गरारी अड़ गई थोड़ा, मैं उसमें आऊंगी बाद में। टू शेयर अग्री, हमारा बेयर एक्ट कहता है प्रॉफिट शेयर करने का अग्रीमेंट। ठीक है, कर लिया। किसमें करा? ये प्रॉफिट्स किसमें शेयर हो रहे हैं? बिजनेस में। बिजनेस जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है 2 क्लॉज बी में। बिजनेस कहते हैं एक ऐसी चीज है जो यहां ट्रेड है या प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है। ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब आप पूछोगे ट्रेड क्या भाई? जिसमें रोज पैसे का लेन देन हो रहा है। प्रोफेशन क्या? ऑक्यूपेशन, पेंटर एक्सेट्रा, गोल्डस्मिथ। तो सारा कुछ ही इन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन में कवर कर लिया यार। 2B में लिख दिया बकायदा कि तीनों चीजें तो मेरे अंदर आ जाती हैं। तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर अग्रीमेंट कर रहे हैं पैसे प्रॉफिट शेयर करने का इन तीनों में से कहीं पे भी, तो वो पार्टनरशिप हो सकती है। एक एलिमेंट रह गया, एक एलिमेंट जो है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, लेट अस डिस्कस दिस टर्म। यहां तक क्लियर है? अब ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस करना है आपसे, क्योंकि आपने इसमें लॉसेस वर्ड ऐड करा था तो मेरी तो उस पर कुंडी अड़ गई, मैं तो उस पर लगाऊंगी टाइम। लेकिन यहां तक बाकी क्लियर है? ठीक है, अब आ गए म्यूचुअल एजेंसी पे। जब आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें आप पाओगे कि यार एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट नाम की एक चीज होती है। तब जो काम बेचारा एजेंट करता है प्रिंसिपल जिम्मेदार खुद हो जाता है। वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल होता है, टॉर्ट्स में भी आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी उसका रेफरेंस आता है। ठीक है, मतलब एक काम बेचारा एजेंट कर रहा है, मतलब एजेंट कर रहा है, बेचारा प्रिंसिपल फंस रहा है। यहां पे क्या ऐसा है, इसको मैंने पार्टनरशिप में क्यों डाल दिया यार? क्योंकि हम मानते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के, सपोजिटली आप और मैं एक फर्म के पार्टनर हैं, तो आप भी फर्म के एजेंट हैं और मैं भी फर्म की एजेंट हूं। तो हम जो भी काम करेंगे ना, माना जाएगा फर्म के लिए कर रहे हैं। एक तो ये क्लियर है? ठीक है, यहां तक। एक और चीज है कि यार हम दोनों एक दूसरे के भी एजेंट हैं। आप जो काम करोगे मैं जिम्मेदार, मैं जो काम करूंगी आप जिम्मेदार। इसे कहते हैं पूरे को द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कि सारे एक दूसरे के एजेंट, सारे फर्म के भी एजेंट। डन। तो ये प्रिंसिपल पार्टनरशिप एक्ट में होता ही होता है, जिसको हम रीड करते हैं सेक्शन नंबर 18
और सेक्शन नंबर 25 के साथ। आ जाओ आगे। आपने मुझसे बोला मैम लॉस ऑफ सॉरी शेयरिंग ऑफ लॉसेस पार्टनरशिप के लिए जरूरी है। आपने बोला, मैंने आपके साथ पार्टनरशिप करी जर्नैल कि हम ना पार्टनरशिप स्टार्ट करें, मैंने नहीं नुकसान उठाना। आप कहोगे फिर पार्टनरशिप किस बात की यार, मैं इसलिए तो पार्टनरशिप में आ रहा हूं ताकि मेरा कोई घाटा शेयर कर ले। आपकी बात सही है, लेकिन ना हमारे पास ना एक जजमेंट आई पहले, ग्रेस वर्सेस स्मिथ नाम की एक जजमेंट आई। ग्रेस वर्सेस स्मिथ ने क्या बोल दिया था कि यार देखो पार्टनरशिप में ना प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों होने चाहिए। उन्होंने बोल दिया पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स भी और लॉसेस भी दोनों शेयर होने चाहिए, तो बात जचती है वरना बात नहीं जचती। इस जजमेंट ने बोल दिया। उसके बाद हमारे पास एक जजमेंट आई इसको काटने वाली, वो कहती है चल चल मैं बताती हूं क्या है। वो जजमेंट थी मिर्जा मल भगवान दास, मिर्जा मल भगवान दास वर्सेस रामेश्वर। मिर्जा मल भगवान दास वर्सेस रामेश्वर में बोल दिया कि यार मान लिया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जरूरी है, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉसेस जो है ना इट इज नॉट फंडामेंटल फॉर अ पार्टनरशिप। मतलब यार जरूरी तो है लेकिन अगर नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है पार्टनरशिप नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 5 जनों की पार्टनरशिप है, एक बंदा है जो मेरा मतलब हम 5 चारों का दोस्त है, उसको बोल दिया हुआ कि यार तू आज या करियो ड्यूटी दे दिया करियो, हफ्ते में एक दिन तेरे को 5% प्रॉफिट दे देंगे। आता है संडे के संडे ड्यूटी दे देता है, 5% प्रॉफिट खा जाता है। बट उसने पहले बोला था देखो मैंने लॉस कोई नहीं बेयर करना, क्योंकि मैं तो दुकान में बैठता ही नहीं, जो भी नुकसान होगा तुम्हारे कारण होगा, मेरे कारण थोड़ी होगा नुकसान, क्योंकि मैं तो हफ्ते में सिर्फ एक बार आ रहा हूं ना, मैं कोई बिजनेस संभाल रहा हूं तुम्हारा ढंग से, तो सिर्फ मैं 5% प्रॉफिट खाऊंगा, लॉस नहीं लूंगा। तो क्या वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती है? लॉस नहीं खा रहा फिर भी वो पार्टनर है, तो आ जाए, बोलते पार्टनरशिप तो होगी। अगर आपने एग्री कर लिया, अग्रीमेंट की बात है, मैंने आपके साथ एग्री कर लिया कि यार मैंने नहीं देने लॉस, आप फिर भी मुझे पार्टनर बना लेते हो, तो फिर ना बनाओ ना पार्टनर, सीधा बोलते नहीं बनाना बिना लॉस के। अगर बनाया है तो बन सकता है, ये कहना चाहती हूँ। शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप। इज इट डन? यहां तक समझू आ गया? कर सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन कहां कहां केस कर सकता है। और आपको पता है पार्टनरशिप जो होती है ना उसमें ना हमारी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाती है। मतलब मैं यहां पे हम दोनों की पार्टनरशिप में पैसा ना लॉस हो गया, मैं भर नहीं रही, मेरे घर से गाड़ी उठा के ले जाएंगे, चाहिए आपको? पार्टनरशिप में पर्सनल चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। मैंने सपोजिटली 50 लाख लगाया था, आपने 50 लाख लगाया था, हमने पार्टनरशिप शुरू करी थी, अब 50 लाख डूब गया, आपका भी डूब गया मेरा भी डूब गया, ऊपर से 20 लाख और देना कर्जा लोगों का, वो 20 लाख कहां से आएगा? मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, हम दोनों की पर्सनल प्रॉपर्टी में से। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं हम ना पार्टनरशिप की जगह ना एक टर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है लायबिलिटी, लायबिलिटी पता क्या होती है? लायबिलिटी को लिमिट कर रहा है, मतलब अगर मैंने फर्म के पैसे ना दिए तो मेरे घर में नहीं घुसना, मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करोगे, वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। डन। नेक्स्ट अप हमारे पास आ जाता है, पार्टनर्स के भी तो टाइप्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। मैंने आपको सेक्शन 3 क्या बताया था? सेक्शन 3 मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये बताया था। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या एक माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है? आप माइनर हो, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आ सकते हो? नहीं, मान लिया नहीं। वाई? मैडम माइनर बेनिफिट्स में ज्वाइन लॉ हो के सकता हिसाब है, से कह लॉसेस में नहीं होगा। नहीं आ सकता। देखते हैं कैसे। सेक्शन 11 जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यहां का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बोलता है माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आई विल चेक इट, आई एम सॉरी। फिर भी लॉस हो गया तो शिवम कौन सा रजे? मैंने बोला, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सी बात पे आपने मुझसे सवाल पूछा। आई विल आंसर टू योर क्वेरी। ऑल राइट, आई विल टेल देम। आप ना अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हो डायरेक्टली। You think you want to speak, you may do that. I will use the headphones and I can hear you. In case you want to do that, you're free to do that. Where person says I will be a partner but without loss, हाँ तो फिर लॉस हो जाएगा, वो नहीं भरेगा शिवम, वो लॉस नहीं भरेगा क्योंकि बोलता है, मैंने पहले ही बोल दिया था ना, और तुमने अग्रीमेंट कर दिया, यू अग्रीड कि मैं लॉस ना उठाऊं, वरना अग्री ना करते। इन सच ए केस वो लॉस नहीं भरेगा शिवम। समझ आया शिवम? यस, ओके। बाकी सबको, भारती, मनु, प्रिंस, शिवम, मतलब बाकी चीजें समझ आई हैं? मैडम एक डाउट है मेरा। प्लीज टेल मी। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, आई विल केटर टू योर डाउट्स फर्स्ट एंड देन आई विल प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द सेशन। सो काइंडली पुट फोर्थ योर प्रॉब्लम्स। इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, काइंडली अफर्म। मैं वो भी पता कर लेती हूँ, सो दैट आई कैन जस्ट नो कि कोई दिक्कत है नहीं। Do you want to say something? आवाज नहीं आ रही है प्रिंस, आई कांट हियर यू। मैडम पार्टनरशिप फॉर्म में, हाँ जी, मैम वॉइस क्लियर आ रही है मेरी मैम? यस यस यस, इट इज क्लियर नाउ, प्लीज स्पीक। मैम पार्टनरशिप फॉर्म में अगर रजिस्ट्रेशन करवा दें और लॉसेस भी मेंशन करवा दें कि अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो इतने % शेयर होगा, हम शेयर करेंगे, तो मैम ऐसे हो सकता है? रजे बिल्कुल हो सकता है। मैं अगर डिसाइड ही कर लूं कि मैंने इतने % लॉस ही बांटना है, मैंने आपके साथ अग्रीमेंट कर लिया कि आप मुझे इतने दोगे, मैं आपको इतना दूंगी प्रिंस, यहां से पॉजिटिवली अगर इतना लॉस हुआ तो हम इतना इतना बांटेंगे, तो भाई फर्म रजिस्टर्ड है, मैं नहीं भर रही, आप कोर्ट में जाओगे। क्या आपका यही सवाल है प्रिंस? यस मैम, यही क्वेश्चन था मेरा। यस, जा सकते हैं, हाँ जी जा सकते हैं। और कोई सवाल किसी और का? ओके मैडम, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। मनु, यू आर रेजिंग हैंड, डू यू वांट टू से समथिंग? Manu Dev, you're raising your hands. I can see that. Do you want to say something? Please type or speak. By the time I will proceed. Okay. हम देख रहे थे सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि यार माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी अ पार्टनर, तो माइनर की भाई इन्होंने खत्म कर दिया कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सवाल उठता है यहां पे, सारा सवाल ही ये है कि क्या पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है? हमने पढ़ा माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब ये जानने के लिए माइनर पार्टनरशिप कर सकता है कि नहीं, अपने को ये जानना पड़ेगा माइनर पार्टनरशिप क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर है तो माइनर नहीं कर सकता। यही है बात, सेंस बना रही है? ठीक है, तो हम देखने चलेंगे
ओके, तो हम देखने चले गए कि क्या पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट है। फिर मुझे याद आया कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था ये पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। उसके जितने भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिलमेंट, प्लेज, गारंटी, इंडेमनिटी वगैरह, सारे वहां पे बैठा था यार ये। पक्का कॉन्ट्रैक्ट तो है दो लोगों में, मुझे दो ये तुम ये दो, जो भी था प्रिंसिपल एजेंसी जैसे होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो है, अपने को समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर पार्टनर, हाँ, अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो माइनर पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट है। प्रूफ हो गया, हो गया पक्का। सेक्शन 11 आईसीए की ना एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हर जगह पूछी जाती है दुनिया में। इट इज मोहिरी बीबी, मोहिरी, इट इज MOHIRI, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, वर्सेस धर्मोदास घोष। ये लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है, जो इसने बोला था कि यार एक माइनर को पार्टनर बना के तो दिखाओ। इसके बाद हम आ गए पार्टनरशिप एक्ट के, ये सारी कहानी सुनने के बाद पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 30 के ऊपर। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 30 पता क्या बोल देता है? एक माइनर एक पार्टनर हो सकता है। तो कैसे माइनर पार्टनर, माइनर, इन्होंने पता क्या बोल दिया, एक लिख देती हूं, अ माइनर कैन बी एडमिटेड to the benefits of partnership। ये लाइन बोल दी सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट ने। भाई मैं तो फंस गई। एक तरफ अभी तक उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारी जिंदगी पढ़ा, पार्टनर माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट ने बोल दिया माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब माइनर पार्टनरशिप के बेनिफिट्स खा सकता है। यार ये तो थोड़ी सी लड़ाई कर रहा है यार, ये पार्टनरशिप एक्ट किससे लड़ाई कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट से। अपने को यही तो बोलता था सेक्शन 3, लड़ाई हो जाएगी तो इसकी सुन लेना। चलो जी हम इसकी सुन ही लेते हैं। डन, आज सुन ली। हमने सुन के क्या रियलाइज करा कि सेक्शन 30 जो है वो बताता है कि एक जो माइनर है ना, वो एग्जैक्टली पार्टनर तो नहीं बनेगा, लेकिन पार्टनरशिप के प्रॉफिट खा सकता है घर पे बैठ के, और साथ में शेयर मतलब जो उसका है वो खा सकता है, और साथ में अकाउंट बुक्स जितनी होंगी ना फर्म की उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसको तो पैसे से मतलब है ना यार। वो देखेगा मेरे को जितना प्रॉफिट दे रहे हैं हुआ कितना, दिखाना जरा, ठीक है। तो अकाउंट बुक्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है और अपना शेयर भी खाएगा। लेकिन एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज समझते हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है? सेक्शन 30 बोलता है यार एक बच्चा है सपोजिवली 15 साल का, एक बच्चा 15 साल का 15 इयर्स का है, एंड ही इज एडमिटेड टू बेनिफिट्स बाय हिज फादर। के फादर ने क्या करा, उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर दिया पार्टनरशिप फर्म में। उसको पता ही नहीं है, छोटा है 15 साल का, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। 18 साल का होता है मतलब मेजर हो गया। यहां पे तो पार्टनर नहीं हो सकता था, 18 साल का हो गया, यहां पे तो भाई वो पार्टनर बन सकता है चाहे तो यहां पे आके जब वो 18 साल का होगा, हमारा लॉ कहता है उसके पास एक ऑप्शन होगा इलेक्शन का। ही कैन इलेक्ट, मतलब ही कैन चूज इफ ही वांट्स टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। नाउ यहां तक वो सिर्फ खा रहा था बैठे बैठे प्रॉफिट। यहां पे आके 18 साल का होने के बाद उसको चूज करने का मौका मिलेगा, इलेक्शन करने का। कितने टाइम के अंदर अंदर? 6 मंथ्स ओनली।
6 महीने है, चूज कर लो क्या करना है। अगर हाँ कर दोगे तो पार्टनर हो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं, अगर कह दोगे नहीं बनना तो नहीं होगे, लेकिन अगर चुप रहोगे तो भी हाँ है। मैं नहीं बोलती कुछ, 6 महीने चुप रह जाती हूँ, हाँ मानी जाएगी। ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन एक जगह मेरी गरारी अड़गी, मेरी कुंडी अड़ी एक जगह। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। एक बच्चा था 5 साल का और उसको ही वॉज एडमिटेड टू बेनिफिट्स। 5 साल का बच्चा, ही वॉज एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। 18 साल का हो जाता है यहां जाके। हाय, व्हाट्स योर नेम? राजेंद्र, आई एम सॉरी, माय क्लास इज गोइंग टू एंड इन 2-3 मिनट्स। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए आप ले सकते हैं। आईपीसी का नेक्स्ट कितने बजे है? 12:15 to 1 ना? ठीक है, ओके, माय क्लास इज गोइंग टू एंड। ओके, आई एम सॉरी, मैं शुरू से नहीं करा पाऊंगी अभी। ठीक है, हाँ जी। तो एडमिटेड टू बेनिफिट्स है 5 साल से, यहां पे आगे हो गया 18 साल का। इस बेचारे को पता ही नहीं है 18 साल का होने के बाद कि ही वाज एडमिटेड टू बेनिफिट्स। लेकिन लॉ ने तो बोल दिया 6 महीने बाद अगर नहीं जवाब देता ना 6 महीने में, तो माना जाएगा पार्टनर हो गया। लॉसेस का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन इज मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, ये है इलेक्शन। हाँ, ये है इलेक्शन की मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। मैं पहले तक तो सिर्फ पैसे खा रहा था, अब मैं प्रॉपर पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं डिसीजन लेना चाहता हूं। ये मतलब इलेक्शन का। हाँ, सेक्शन 30 क्लॉज 5 बात करता है इसके पार्टनरशिप एक्ट का। जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल, अभी तो मैं आपको सिर्फ ऊपर से दिखाना चाहती हूँ, पिक्चर दिखाना चाहती हूँ दूर से कि है क्या क्या। अभी डेप्थ में ना भी समझ आए कोई चक्कर नहीं है, एक एक चीज जब हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट के साथ मैच करके, देन यू विल अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, हमने देख लिया 5 साल में ही वाज एडमिटेड टू बेनिफिट्स। 18 साल का हो गया, लॉ ने बोल दिया था 6 महीने तक, ना भी अगर चुप रहता 6 महीने तो हाँ मानी जाएगी। अब भाई इस बंदे के साथ तो होगी ज्यादती। वो कह रहा है बेचारा मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मेरी हाँ कैसे मान ली, मुझे तो यही नहीं पता था दैट आई एम एडमिटेड टू बेनिफिट्स। केस में लॉ कहता है यार मैं अगर फंसाता हूं तो मैं बचाता भी मैं ही हूं। कैसे बचाता हूं देखते हैं। लॉ ने क्या करा, लॉ कहता है ऐसे केसेस में सपोजिटली आप 5 साल में थे जब व्हेन यू वर एडमिटेड टू बेनिफिट्स, आप 18 साल के हुए पर आपको नॉलेज नहीं है दैट यू वर एडमिटेड टू बेनिफिट्स, तो आप 6 महीने तक कुछ नहीं बोले, यही है। उसके बाद आप 21 साल के हुए, थोड़ा टाइम तक 21 साल के होते हो तो आपको ना एक नोटिस आता है एक्स, एक बंदा है एक्स, जिस फर्म में आप 5 साल में एडमिटेड टू बेनिफिट्स है उसका फर्म का नाम है एबीसी और माइनर का नाम है एम। ठीक है, जिस फर्म में आप इतने साल तक बेनिफिट्स खा रहे थे उस फर्म का नाम है एबीसी, आपका नाम है एम। अब क्या होता है, क्योंकि आप इतने साल नहीं करते, इतने इस टाइम तक सूट नहीं करते, तो सबको लगता है कि यार ये तो पार्टनर बन गया। हमने ये देखा है कि अगर चुप रहोगे तो हाँ मानी जाएगी, आप चुप रहे आपकी हाँ मानी गई। इस हिसाब से जो बंदा एक्स था जिसकी लड़ाई हुई थी इनके साथ, इसलिए सच्चा ये भी पार्टनर तो बन गया है, एक काम करता हूं इसको भी साथ सू करता हूं, क्योंकि ये चुप रहा है, चुप मीन हाँ, चुप्पी मीन्स हाँ, तो उसने हाँ लगा ली और एक्स ने सू कर दिया, एक्स वर्सेस ए बी सी और एम। आगे समझ, मैं एम बैठ के रो रहा है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, यहां तक ठीक है। तो एम के लिए एक प्रोटेक्शन है कि जिस दिन तेरे को ये नोटिस गया, पॉजिटिव 21 साल में था, 21 साल का था जब एक्स वर्सेस एम का एबीसीडी एम का नोटिस गया, एबीसी एम का नोटिस गया। एक्स 21 साल, ये बंदा जो है एम वो 21 साल का हो चुका था। लॉ कहता है देखो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, जिस दिन आपको पता लगा इस पार्टनरशिप के बारे में, उस दिन से आपको 6 महीने शुरू हो जाएंगे।
मतलब आप पुरान, क्योंकि आपको पहले आइडिया नहीं था, आपकी गलती नहीं है, आप इतने छोटे थे जब आपको यू वर एडमिटेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 महीने में अगर आपने कुछ नहीं बोला क्योंकि आपको आइडिया नहीं था, तो कोई बात नहीं, जिस दिन आपको आइडिया होगा उस दिन से 6 महीने ले लेना। तब तो वही बोला ना, 18 साल, तब अगर उसे पता है तो 18 साल बाद 6 महीने मिल रहे हैं ना उसे। 15 साल का था, मुझे पता था कि हो रहा है, 18 साल का मैं हुआ, मुझे 6 महीने के अंदर बोलना पड़ेगा इनको, मेरे को क्या करना है, वरना मैं हाँ मान जाएगी मेरी। ये अगर मुझे नहीं पता था, मेरे फादर ने कर दिया, मुझे नहीं बताया, मैं कोर्ट में जाके प्रूव करूंगा कि मुझे आइडिया नहीं था सर, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था, ये आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे आप प्रूव कर पाओगे एविडेंसेस देके। मैंने प्रूव कर दिया सर मुझे आइडिया नहीं था, कोर्ट कहेगा अच्छा जिस दिन आइडिया लगा ना, सिर्फ 6 महीने शुरू में चल ये, और 6 महीने किस लिए है, ये वाले 21 साल के बाद वाले 6 महीने किस लिए हैं, चूज कर लो रहना कि नहीं रहना, यस या नो। अगर चुप रहोगे साइलेंस तो भी यस है, इज इक्वल टू यस। डन, दिस इज ऑल अबाउट एन ओवरव्यू बेसिकली। सेक्शन 3 से हम कैसे यहाँ पे आए, क्योंकि हमने लड़ाई देखनी थी पार्टनरशिप एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। एक बार जस्ट समरी लेते हैं बिफोर आई जस्ट लीव द क्लास। सबसे पहले हमने देखा पार्टनरशिप एक्ट बना क्यों, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा होता था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसको निकाला गया। क्यों निकाला गया, बिकॉज इट वाज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें बहुत ज्यादा सफिशिएंट भी नहीं था, सैटिस्फैक्टरी भी नहीं था, एडिक्वेट नहीं था, अपने को अलग करना पड़ा। अलग करके हमने इसको भेज दिया हमारी स्पेशल कमेटी के पास। स्पेशल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन डाली और सिलेक्ट कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया, बिल बनाया गया, बिल को उसके बाद एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। सेक्शन नंबर 239 से लेकर 266 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, चैप्टर नंबर 10 जो है वो उठा के नया एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला जो पार्टनरशिप एक्ट था, हमने देख लिया कि इसमें हमने इसको एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करी, लेकिन एग्जॉस्टिव बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए, कि हमारे को 3 चीजों से पता लग गया वो एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके प्रियम्बल से पता लग गया, 2E से पता लग गया और 3 से पता लग गया था। हमने देख लिया कैसे पता लगा। इसके बाद हम आगे सेक्शन 4 में एसेंशियल्स देखने के लिए कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, अग्रीमेंट चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी चाहिए। इन सब, अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में जाके हमने देख लिया लॉसेस जरूरी नहीं है। ग्रेस वर्सेस स्मिथ कहता था जरूरी है, भगवान मिर्जा मल भगवान दास ने बोल दिया नहीं जरूरी, कैसे भी हो सकता है, मैं हो सकता है आप मान जाओ, मैं बिना लॉसेस के भी मुझे रख लो पार्टनर। इसके बाद हम म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट पे आ गए। म्यूचुअल एजेंसी हमने समझी 18 और 25 के हिसाब से कि सब एक दूसरे के एजेंट और सब फर्म के भी एजेंट है। उसके बाद हम आ गए हाँ सेक्शन 3 और इसकी लड़ाई पे, इसकी लड़ाई सॉल्व करते करते हम पहुंच गए माइनर पे। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पार्टनरशिप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब माइनर पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकता। इसको देख लिया। फिर 30 पे चले गए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, वो बोलता था माइनर इज एडमिटेड टू बेनिफिट्स। तो हमने देख लिया लड़ाई, लड़ाई में हमारे को पता था जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, स्पेशल लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड जनरल लॉ। और अपने को समझ आ गई कि भाई चलो जी हम सेक्शन 30 के हिसाब से ही चलेंगे और हमारा पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। आई होप दिस वाज नॉट एज डिफिकल्ट एज इंटिमिडेटिंग एज इट सीम्स। समझ आया कुछ? हाँ जी। What about unsound minor where his father made him admit to benefit? What he will do when he will be 18 plus? He cannot. अब देखो ना, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो कब होती है एक इंसान की? When he is not insane, when he, तो एक इंसान जो पहले इंसेन था, ठीक है, ही इज एडमिटेड टू बेनिफिट, सपोज जो सिर्फ बेनिफिट खा रहा है, जैसे वो 18 साल का होगा ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बिकम अ पार्टनर। व्हाई? बिकॉज इवन इफ ही इज अ मेजर ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली तो सारे प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फॉलो होने हैं। जहां पे हमने देखा था, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप एक्ट लड़ाई कर रहा है सिर्फ वहां पे पार्टनरशिप एक्ट चलेगा, जहां पे चुप है ना वो, वहां पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को इवोक करेंगे। ठीक है शिवम? क्या तो वो अनसाउंड माइंड जरूरत ही नहीं है, मैं वैसे प्रूव कर सकती हूँ कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, जैसे मर्जी प्रूव करो। अनसाउंड माइंड तो एक अलग डिफेंस हो गया, जो मर्जी डिफेंस ले लो, ठीक है, प्रूव करना बस हमने। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसको एक क्लास में नॉर्मली 2-3 लेक्चर्स लग जाते हैं और मुझे सिर्फ 30 मिनट्स में कराना पड़ा,
इसलिए आपको बहुत कुछ समझ हो सकता है, अभी लग रहा हो कि क्या है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ वो कपल करके पढ़ते हैं, तो इट इज द केक वॉक, वेरी इजी। ओके सत्य, शिवम, if that is okay, I'll end the class. Okay, perfect, Shivam. Take care of yourselves. Have a good day ahead. I'll sign off.